हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे बीएसएससी इंटर लेवल 10+2 पे जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें कुल 24 प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला हुआ ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कुल 24 प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेटफॉर्म का आपको पता होगा कि प्रैक्टिस सेट कितना अच्छा है, तो आप लोग जाके वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और हमारे यूट्यूब पे भी दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सेट नंबर 7 देखेंगे हम आज की सेशन में। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि एक सीट इसमें आपका पक्का हो, जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स ये सब मिला के 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है और 75 नंबर में मैथ और रीजनिंग होने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप आराम से घर में बैठ के सॉल्व करेंगे, उसका आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जीके जीएस के क्वेश्चन को हम डिस्कशन के साथ यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा, याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 7 को। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता डैश देश रहा। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है 2023 में कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया था। और कौन सा देश विजेता रहा था, ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आयोजन स्थल और विजेता देश। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के लागू हो गया था उस समय 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। लेकिन पूछे वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3, पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना से हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे से देख के जाइएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था वर्ष 1993 में। आपको याद होगा 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया था। और 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित था। और ये पूछ ले आपसे कि इसको संवैधानिक दर्जा कौन सी समिति की सिफारिश पे मिली थी, तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पे मिली थी पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया था तो इस अधिनियम का निर्माण करने वाला जो पहला राज्य था पंचायती राज का, वो कर्नाटक था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 5, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम किसने जानते हैं, तो सरोजनी नायडू को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की, इसको भी ध्यान में रखना है। 6, विशप किस खेल से संबंधित है। तो विशप का संबंध जो है ये शतरंज से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को व्यक्त किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 8, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो मिस्र के अंदर इसे कहा जाता है खमशीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को खमशीन के नाम से जाना जाता है। 9, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इनको ध्यान में रखेंगे। कब मिला था, 1954 में।
और सी राजा गोपालाचारी को भी मिला था और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी मिला था। लेकिन सर्वप्रथम जो मिला था ये इन लोग को साथ में ही मिला था, लेकिन होता नहीं है 3 लोग को मिल रहा है, तो जिनको सबसे पहले बुलाया गया था वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान में रखेंगे। 10 भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है भारत के अंदर, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन सभी बिहार दरोगा के अंदर भी पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग को ये अच्छे से याद रखना है। और भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वर्तमान में 2011-12 को ही लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11 माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी, तो माप तौल की व्यवस्था जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसके लिए इसने एक अलग विभाग भी बनाया था बाजार नियंत्रण के लिए, दीवाने रियासत, इसको भी याद रखना है। 12 हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है, तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, ये भी याद रखेंगे। इनके द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया था लूना 25। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है एलेसेंड्रा कोरप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ के हैं, ब्राजील के हैं। 14 किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो स्टैटिक से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये सब आपका स्टैटिक पार्ट में आ जाता है कि कौन प्रथम क्या रह चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो संविधान में अनुच्छेद 368 का जो संबंध है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। संविधान संशोधन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक साधारण बहुमत से, दूसरा होता है 2/3 बहुमत से, और तीसरा होता है 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। तो ये 3 तरह का होता है, इसको आप याद रखेंगे। 16 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो देश के जो राष्ट्रपति के रूप में पद संभालेंगे वो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 17 भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, तो भारत के अंदर जो नेशनल फ्लैग है इसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग को भारतीय ध्वज से एक कथन याद आ रहा होगा, एक जो हुआ था उस समय इतिहास के अंदर कि मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने 1907 में स्टुअर्ट में प्रथम बार तिरंगा फहराया था, तो इनको स्वतंत्रता की जननी भी कहते हैं मैडम भिखाजी कामा को, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। 18 सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है, तो सत्यमेव जयते जो है ये किस रूप में प्रचलित है, तो ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो ऑप्शंस के अंदर ये नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और ये कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। तो इन दोनों को आप याद रखना है। 19 भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20 हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है, तो यूक्रेन की राजधानी पूछ रहा है। रशिया और यूक्रेन अभी रिसेंट न्यूज़ में है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन है, रशिया यूक्रेन है, तो इन सब जो हॉट टॉपिक होता है इंटरनेशनल में वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार के एग्ज़ाम में। तो आप इनके करेंसी को, इनके कैपिटल को, इनके आसपास जो झील है, नदी है, पड़ोसी देश हैं, इन सब को भी याद रखेंगे। तो पूछ रहा है कि यूक्रेन की राजधानी तो कीव है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यहाँ का मुद्रा क्या है, हिरवीनिया।
यूक्रेन की मुद्रा हिरवीनिया। 21 इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 22 एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांगटीसी कियांग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एशिया की जो सबसे लंबी नदी है और कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके गिर जाती है। 23 निम्न में कौन ठंडी जलधारा है, तो इसमें ऑप्शंस में कौन सी ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर की धारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 24 भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। एक और स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है आपका, तो यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, तो ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी। और ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पूछे लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, इन सबको आप याद रख सकते हैं। 25 भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है, तो ये 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री जो है 6 डिग्री 45 मिनट है। और अक्षांशीय जो मुख्य भूमि है जो कि कन्याकुमारी में है केप कोमोरिन, वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे। तो इन दोनों के बीच में 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, तो लक्षद्वीप में इसमें से कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, तो मरकत द्वीप जो है ये लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है मरकत द्वीप, तो ये अंडमान द्वीप में है। 27 कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था, बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, इसको भी आप याद रखेंगे। 28 चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध जो हुआ था 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29 कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, तो इसमें कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये सत्य नहीं है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है सत्य नहीं है। यहाँ पे दिया है तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ऐसा नहीं है। कपास की खेती के लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये आवश्यक होता है। बाकी 80 सेंटीमीटर वर्षा, गहरी व मध्यम काली मिट्टी और इंदौर तू सुजाता व मालवी कपास की किस्म है, ये तीनों जो है वो करेक्ट है। 30 किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है, तो ये किया गया बिहार के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना ये बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। 31 अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था, अमोघ वर्ष प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तराइन का प्रथम 2 युद्ध जो है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। पहला 1191 में, दूसरा 1192 में। और तराइन का तृतीय युद्ध जो है इसको भी आप याद रखेंगे। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो थोड़ा डीपली पढ़ने से आपको पता चलता है। ये हुआ था 1215 में, किसके किसके बीच, इल्तुतमिश व याल्दोज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। 33 अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक था। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि कलिंजर पे अकबर ने विजय कब प्राप्त की थी, 1569 में। और उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो रामचंद्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
34 निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में कौन शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है राष्ट्रपति का लोकसभा का, हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। आर्टिकल 85 के अंदर ये मेंशन है लोकसभा के विघटन। 35 निम्नलिखित में कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं? आर वेंकट रमन, ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 36 किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके तहत ये निर्धारित कर दिया गया था कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। 2026 के बाद चेंज हो सकता है। अब जो जनगणना होगा उसके आधार पे, यानी 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा। मतलब 21 में तो हुआ नहीं, लॉकडाउन की वजह से अभी तक नहीं हुआ है। तो अब जो जनगणना होगा उसके आधार पे 2026 के बाद सीटों में परिवर्तन होगा। 37 कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और लॉर्ड कर्जन के बारे में एक बात आप याद रखते होंगे हमेशा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था। 38 मीन केम्प का लेखक था। तो मीन केम्प का लेखक कौन है? तो इसको लिखा है हिटलर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और हिटलर जो था ये जर्मनी का चांसलर था। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, हिटलर के बारे में। इसका एक पुस्तक भी है, मेरा संघर्ष, और मीन कैम्प ये भी इसी का पुस्तक है। 39 बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो नागालैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हमारे जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और पूछे कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 16 सितंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था। 40 किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो अयोध्या के राम मंदिर में नागर शैली का पालन किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बनती है वो नागर शैली में बनती है और दक्षिणी भारत में वो द्रविड़ शैली में। 41 राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था मौलाना शौरी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसको लिखा किसने था राजतरंगिणी को? तो ये कल्हण के द्वारा लिखा गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। और फारसी में अनुवाद मौलाना शौरी ने किया था। 42 ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ओलंपिक के अंदर जो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसी भारतीय ने जीता था वो थे अभिनव बिंद्रा। इन्होंने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। तो ये शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और उसके बाद अभी पूछे कि अब रिसेंट में किसने ऐसा काम किया है? तो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इन्होंने, ये दूसरे भारतीय ऐसे हैं जो व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं। 43 क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRS। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, भारत का ये फुल फॉर्म है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। बैक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। 45 कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ये कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो बोत्सवाना देश में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे। 46 डैश पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो कौन सी पर्वतमाला है जो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की सीमा का निर्धारण करती है?
विंध्याचल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है। 47 बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजकुमार शुक्ला ने ही महात्मा गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किए थे कि यहाँ पे आइए आप, और यहाँ पे नील किसान जो है उन पे बहुत जुल्म हो रहा है, उसको आप ये ख़त्म करवाइए। तो गांधी जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह करते हैं। उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर इनको महात्मा की उपाधि देते हैं। तो पूछा जाता है ना कि बिहार में क्या है, तो एक गांधी जो यहाँ मतलब महात्मा गांधी जो इतने मतलब विख्यात, चर्चित, और हमारे देश के सबसे मतलब क्या बताएं इनके बारे में, बोलना मतलब शब्द कम पड़ सकता है। तो इनको महात्मा बनाने वाला जो भूमि है वो हमारा बिहार ही है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि इनको महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। 48 द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक्स अमेंडन द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। 50 किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है R दिनेश को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 51 जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है? तो इसका कारण होता है अनुनाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इसको याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। 52 मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है? तो मनुष्य को सबसे अधिक किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रोटीन की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हमारे शरीर में लगभग 15% भाग जो है ये प्रोटीन से ही निर्मित है। 53 निम्नलिखित में कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा तत्व है जो अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये है आर्सेनिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54 एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। यह कथन जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें कितना का रेशियो होता है? हाइड्रोक्लोरिक 3 और नाइट्रिक अम्ल 1, 3:1 का रेशियो होता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 55 कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56 निम्नलिखित में किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोतक है वो है गाजर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और गाजर के अंदर कैरोटीन भी पाया जाता है। 57 रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया गया था फजन तथा सोडीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जो है ये है जूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 59 रक्त संचरण संबंधी खोज की? तो किसने किया था खोज रक्त संचरण संबंधित? तो ये विलियम हार्वे ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60 स्टीम इंजन के आविष्कारक थे? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वॉट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 1825 में जब हम गुलाम थे तब इन्होंने स्टीम इंजन की खोज कर ली थी। 61 कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च है वो हमारे खाने का मुख्य घटक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 62
किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है एवी को। 63 अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो एसिमिलेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64 अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से हम भूतल से ऊंचाई नापते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65 निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु में सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो कौन सा आयन कार्बन परमाणु में सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो यह है N+। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 66 किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा होता है फीचर्स के मामले में, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों में आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। 67 अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये अमोनिया प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। 68 चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइसनर प्रभाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 69 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। तो इनके बीच कैसा संबंध होता है? तो यह है C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80। तो यहाँ से अगर आपको कोई एक भी दिया, जैसे कि आपका रोमन पैमाना दिया हुआ है, पूछ रहा है फ़ारेनहाइट, तो आप इतना को यूज़ करेंगे। आपको सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो आप इतना का यूज़ करेंगे। आपको सेल्सियस से रोमन निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो ऐसे आप उपयोग कर सकते हैं इस फॉर्मूला का। इन तीनों के बीच में ऐसा रिलेशन है। 70 निम्नलिखित में किस हार्मोन का रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो ये कौन सा हार्मोन है जिसका रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड जैसा होता है? तो ये है आपका कार्टिसोल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 71 दाब तथा आवेग की विमाएं हैं क्रमशः। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये है Ml-1 T-2, ये है दाब का, और आवेग का है Ml-T-1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 72 निम्नलिखित में कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? तो ये है जेलीफिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सिलेंट्रेटा संघ के जंतु का गुण क्या होता है? कि यह जलीय जीव होते हैं। तो जेलीफिश जो है ये जलीय जीव है। 73 साइकोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म क्या है? तो ये रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रियल पदार्थ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 74 उपास्थि होती है। तो उपास्थि जो होती है यह सघन तरल उत्तक होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 75 रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। तो ये क्या होता है? तो F बराबर W/Z। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस 75 क्वेश्चन में जीके का क्वेश्चन था, जीएस का क्वेश्चन था, करेंट अफेयर्स से था, साइंस से क्वेश्चन था। तो आप इसको अच्छे से लगाइएगा, अच्छे से याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस आप भूल जाते हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप आराम से बैठेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट बता देने से आपके एग्जाम में वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसका PDF फ़ोटो हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा फ़ोटो को, और अच्छे से बैठ के कम से कम आपको 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन जो है, अगर चलिए 1 घंटा नहीं, आप 1 घंटा 15 मिनट भी लेते हैं, तो 1 घंटा 15 मिनट में आप उसमें कम से कम कोशिश करिए कि 75 के अंदर कम से कम आपसे 60 क्वेश्चन सही बने, तभी रिजल्ट होगा। क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा। बच्चे भी ज़्यादा हैं, फॉर्म भी लगभग 30 लाख भराया है,
और 12,199 पोस्ट है। तो पोस्ट देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन फॉर्म भी 30 लाख के आसपास है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाइए, वीडियो को अच्छे से पूरा देखा करिए, आपको अच्छे से याद रहेगा क्वेश्चंस कि प्रैक्टिस सेट में मैंने ये क्वेश्चंस को देखा था, तो आपको वहाँ से ऑप्शंस भी याद आ सकता है। कभी कभी हर चीज़ें याद नहीं रहती है तो आपको रिकॉल होता है कि हमने कहीं पे इसको देखा था। तो इस तरह से आप वीडियो को पूरा देखा करिए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।